गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल बीज एकेडमी। आज का हमारा न्यू सेशन आपका एआईबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूरा रिलाई करता है। आज से पिछले 7-8 साल में एआईबी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें जितने क्वेश्चंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आप सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो इस सेशन को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जितनी बार देखना है देखिए, और क्वेश्चन से आप अवेयर हो जाइए कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशंस में। आपके एग्जामिनेशन को सिर्फ 10 दिन बचे हैं और आई थिंक अब एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा या फिर बेयर एक्ट खोल के उससे सर्च करिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। आइए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सेशन में क्या क्या है आज। पहला क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन 70 से पूछता है, तो जैसे आप सेक्शन जब भी मैंशनड होगा ओपन योर बेयर एक्ट, ठीक है, उसके बाद आप सेक्शन 70 पे आप आ जाना। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और उसके बाद जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उससे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन 1 कहता है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग टू अनदर एनीथिंग फॉर अदर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, ठीक है, किसी को कुछ भी डिलीवर करता है नॉट इंटेंडिंग टू डू सो gratuitously and such other person enjoy the benefit thereof, the latter is bound to make compensation, बाद में वो compensation के लिए बाउंड हो जाता है टू द फॉर्मल इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रीस्टोर, ठीक है, उसको रीस्टोर करना पड़ेगा वो उन सारी चीज़ों को, किन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ उसको डिलीवर किया गया है। तो द थिंग सो डन और डिलीवर्ड, तो इस प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है कि ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आइए इसके ऑप्शंस पे चलते हैं हम तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका देखिए चार टर्म इसमें दिया हुआ है। ए है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रेमेफाइड, ठीक है, उसके बाद इम्प्लाइड एजेंसी है, क्वांटम मेरिएट है और दी नोवा कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये चार टर्म दिया हुआ है, ये चार टर्म आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है आपके लिए, आपके इजी के लिए मैंने एक स्लाइड क्रिएट कर दिया है जिससे ये चारों टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आप क्या करिए, आप ये टर्म को पढ़ो एक बार, उसके बाद अपने खुद से आप देखो कि ये किस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे लाइबिलिटी कॉम्पेंसेशन रीस्टोर करने की बातें हो रही हैं, तो आप देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि इस टर्म में क्या कह रहा है, इज वन दैट रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू एक्टिवली एंड फुल्ली डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स की बातें कर रही हैं इसमें, तो हमें उससे तो कोई मतलब ही नहीं, मटेरियल फैक्ट्स की बातें तो वहाँ हो ही नहीं रही, यहाँ उसमें लाइबिलिटीज़ की बातें हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपका, देखिए अटमोस्ट गुड फेयर, ठीक है, ये हमारा ऑप्शंस कैंसिल हो गया। तो हम बैक स्लाइड में आएंगे, हमारा पहला ये था तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। सेकंड में आते हैं इम्प्लाइड एजेंसी, तो क्या है, इज एन एजेंसी क्रिएटेड बाय अ कंडक्ट, इसमें तो एजेंसी के बारे में बता रहे हैं, इम्प्लाइड एजेंसी क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वैसा कुछ नहीं आ रहा है, तो हम ऑप्शन बी को भी कट करेंगे। थर्ड ऑप्शन आता है क्वांटम मेरियट, तो इसमें आप पढ़िए क्या, क्वांटम मेरियट मीन्स एज मच एज ही अर्न, ठीक है, यहाँ पे है एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मैंने दिया है, एज मच एज इज अर्न, तो जितने भी उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है, उन चीज़ों को रिस्टोर करना, ये एक लाइबिलिटी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अलाउइंग अ पर्सन टू क्लेम रिजनेबल पेमेंट, क्लेम क्या करना है यहाँ पे, रिजनेबल पेमेंट को क्लेम करने की बातें हो रही है। फॉर वर्क डन व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सेंट, जब वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, वो म्यूचुअली क्रिएट किया गया है, ठीक है, और और ये क्रिएट किया गया है गुड फेथ में किया गया है, ठीक है, इससे किसी को हार्म नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, इनकम्प्लीट और ब्रीच्ड, ऐसा भी कुछ, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कहता है आपका कि दी नोवा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दी नोवा कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, देखिए तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है और उस क्वेश्चन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की तो कोई बात ही नहीं की गई है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, आपका आंसर हो जाना चाहिए सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि नोवा कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या होता है, एक सब्सिट्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ सब्सिट्यूट की तो बात ही नहीं की जा रही है, तो फिर द राइट ऑप्शन विल बी क्वांटम मेरियट। इसी तरह आपको आंसर को सिलेक्ट करना है, ये चार टर्म याद रखिएगा, अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स मूव अहेड। दूसरा देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एआईबी में पूछा गया है, इसको मैंने बहुत बार आपको बताया, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या थर्ड क्लास हो, इसका तो हर क्लास में जिक्र हुआ है और मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको करवाया भी था। द डिफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो आप देख सकते हो
कॉन्ट्रैक्ट आपको मैंने बताया था सेक्शन सी में किया जाता है, ठीक है। ये तो ऑफर प्रपोजल हो जाता है, ठीक है, उसी तरह कंसिडरेशन हो जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिर ये आपका सेक्शन 2H, हमेशा याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है। ये आपके लिए PDF स्लाइड है, ये आप लोग पढ़ लेना एक बार अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में भी सिंपल क्वेश्चन, आपको मैंने बोला था ना डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं AIB में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ ऑप्शन पहले ही हाईलाइट किया हुआ था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है। एग्रीमेंट है अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। कोई भी सेट ऑफ प्रोमिसेस है, ठीक है, और जब उसको कंसिडरेशन फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन और टू ईच अदर, एक दूसरे को जब कंसिडरेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस कैसे है, ये तो आपका सही ऑप्शन है। ये सब गलत क्यों होगा ऑप्शन, ये भी देख लीजिए। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही हो गया ना, तो फिर वो तो ऑप्शन ही यहाँ गलत है, इसको भी आपको नहीं सिलेक्ट करना है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट तो एक डिफरेंट टर्म ही हो गया, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अन ये है अनइन्फोर्सेबल, अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ही दे रहा है, तो इस पे हम रिलाई कर भी नहीं सकते हैं, तो फिर वो भी आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। असर्शन वाला क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर AIB एग्जामिनेशंस में, तो कैसे उसको टैकल करना है, कैसे डील करना है हमें उस क्वेश्चंस को देख के, वो हम अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, कोलैटरल ट्रांजैक्शन टू वेजरिंग और वॉइड। कोलैटरल ट्रांजैक्शन है वेजरिंग पे, तो फिर वो वॉइड है, तो रीजन क्या देता है इसका, ओनली वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 30। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप वेजरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट में आओ, ठीक है। आप पहले सेक्शन 30 निकालो। सेक्शन 30 में क्या होता है, बेयर एक्ट ओपन करके आप बैठो। MCQ क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट के थ्रू बनाना है, तो बेयर एक्ट आपके सामने होना चाहिए अभी। तो ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, assertion A is true, मतलब यहाँ पे कह रहा है assertion is true और reason is false, तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन ऑफ वेजरिंग है। नहीं, तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। के बाद A इज फॉल्स, B इज ट्रू, नहीं, जब भी होगा आपका इसमें दोनों एक दूसरे से, assertion देखो या रीजन देखो, दोनों एक दूसरे से को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और उसके बाद आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। बोथ A and R are true, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A हो जाएगा, ठीक है। भैया आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, इंडेमनिटी। आप बताओ, पहले आप बताओ कि इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो वो किस सेक्शन के अंदर में आता है। शायद आपने देखा होगा कि इंडेमनिटी गारंटी जो भी मैंने पढ़ाया था वो आपका चैप्टर 8 में था, जिसमें आपका जो चैप्टर 8 में आपका सेक्शन 124 से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आते हैं। तो आप सिंपली आप क्या करो, 124 पे आप आ जाओ, सेक्शन 124 पे, उसके बाद देखो कि ऑप्शंस क्या कर रहा है। देखिए इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है, 124 सेक्शन आता है, ऑप्शन ये सही होगा आपका। उसके बाद भी स्टिल आप क्या करो, वेरीफाई भी कर लो ना। 67, 124 और 127, 128 बहुत सिमिलर है, ये सब भी इंडेमनिटी के अंदर आता है। लेकिन इसको क्या इंडेमनिटी डिफाइन किस में हो रहा है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों सेक्शन को भी वेरीफाई कर लो, एक बार देखो कि 127, 128 में क्या बोल रहा है। तो 127 में क्या कंसिडरेशन ऑफ गारंटी के बारे में बताता है, ठीक है, और 128 बताता है श्योरिटी के बारे में। तो इसमें डेफिनेशन किस में दे रहा है, 124 में, तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, इज स्टेटेड टू बी वॉइड अंडर, किस सेक्शन के अंडर में ये वॉइड किया जाएगा। तो इसमें आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना है। तो आप एक बार देखो अपना बेयर एक्ट में कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जितने भी क्लॉजेज है आपका 2 में दिए गए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लॉज 2 को हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप वो याद रखना। तो अभी आपका इसके थ्रू अगर आप देखना चाहो आपके जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए क्या ऑप्शन दिया आपका, 2D, E, F और G, ठीक है। तो आप E, F, G में देख लो क्या वॉइड एग्रीमेंट कहाँ पे डील कर रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो वो आपका जब बेरेक्स के थ्रू आप गाइड लोगे, थोड़ा हेल्प लोगे, तो आपको क्लियरली वहाँ मेंशन्ड है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, जो 2G में आता है। तो
तो फिर आप 2G को वहाँ पे सही करके आना। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका थोड़ा एक क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है। बी, द प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अ लिबल अपॉन सी इन द पेपर एंड ए एग्रीज टू इंडेमनीफाई। देखिए इंडेमनिटी से क्वेश्चन आ रहा है आपको, यानी इंडेमनिटी कहाँ से स्टार्ट होता है, 124 सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो against the consequences of the publication and all the cost and damages of any action in respect thereof। ठीक है, तो बी इज sued, sue करता है, बी sue होता है सी के तरफ से एंड हैज टू पे damages एंड ऑल्सो इनकर्स एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस भी करता है। तो डिसाइड इन द लाइट ऑफ द सेक्शन 224 के बारे में बताया, 224 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोग को इस सेक्शन के थ्रू हम लोग को बताना है कि ये जो आपका केस दिया हुआ है, केस स्टडी दिया हुआ है, इसमें हम क्या सही कर सकते हैं। ऑप्शंस तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। जब आपका देखिए बी एक प्रोप्राइटर है न्यूज़पेपर का, ठीक है, और सी के थ्रू होता है, और ए इंडेमनीफाई बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब बी और सी आपस में अपनी चीज़ों को गड़बड़ कर लिया तो फिर क्या होगा, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा आपका ए का। जब ए का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ बी एंड सी आपस में जो भी किया था उन चीज़ों में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो फिर ए बिल्कुल हट जाएगा, वो यहाँ पे इंडेमनीफाई वाला काम नहीं करेगा। तो फिर देखिए यहाँ ऑप्शन है ए इज़ नॉट लाइबल अपॉन बी, यहाँ पे बी पे लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो बी और सी में ऑलरेडी पहले से कुछ हो चुके हैं, चीज़ें गड़बड़ हो चुके हैं, तो उस वजह से ए को वहाँ पे साइड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 कहता है स्टिपुलेशन इन अ बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फेल्योर टू पे सिंपल इंटरेस्ट at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provisions of Indian contract रखे, किस प्रोविजन में आता है कि अगर कोई इंटरेस्ट देना है उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट देने में फेल हो गया, ठीक है, और फिर वो सिंपल इंटरेस्ट पे आता है, तो फिर ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है हमारा, ठीक है, उन टर्म को, तो ये उससे ही रिलेट कर रहा है हमारा। अच्छा, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, फिर आपका ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रहा है सेक्शन 73, 74, 75, 76। आपको सिंपली बुक खोलना है, ऑप्शंस निकालना है। आप 73, 74, 75, 76 देखना है, एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो आप पहले गो थ्रू करो कि इन सारे सेक्शंस में आपका क्या क्या दिया हुआ है। हमें बताना क्या है यहाँ पे, हमें बताना है देखिए स्टिपुलेशन बॉन्ड ऑफ पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फेलवर टू पे, जब पेमेंट फेलोर होता है उसके ऊपर बात किया गया है। तो यहाँ पे 73 क्या कह रहा है, कॉम्पेंसेशन और लॉस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन और लॉस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, आगे देखते हैं हम क्या है। 74 में कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पेनाल्टी इज स्टिपुलेटेड, यहाँ पे पेनाल्टी स्टिपुलेशन का बात हो रहा है, देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है, यहाँ पे स्टिपुलेशन का भी टर्म दिया हुआ है आपको, यहाँ पे पेनाल्टी लग रहा है, क्योंकि जो भी लोन में पेनाल्टी कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हमें पे करना है वो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टिपुलेशन ऑफ पेनाल्टी हो गया। स्टिपुलेशन ऑफ पेनाल्टी आपका किस सेक्शन में है, ये आप देखिएगा सेक्शन नंबर 74। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। तो ये हम सेक्शन नंबर 74 को करेक्ट करके आएंगे। इन द सेम वे आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एआई भी पिछले साल लास्ट 6-7 ईयर्स में यही सारे क्वेश्चन आए हैं, और इसके अलावा आगे भी आपका EIB 20 जो आप देने वाले हो 30 नवंबर को, इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73, जस्ट स्विच टू सेक्शन नंबर 73 इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हाँ देखिए, अब आपको केसेस तो पता नहीं होंगे, केसेस तो बहुत डिस्कस किए नहीं है हमने, एक दो केसेस हमने देखे थे फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में, पर यहाँ पे आपका सारे अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। इसके बेसिस पे देखिए मैं आपके लिए एक PDF क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बस वो कुछ केसेस मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ताकि केसेस के ऊपर अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये
आपका AIB 15 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद से केसेस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आइए 10th नंबर पे आते हैं, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन जब आपका ऑप्शन में दिया रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको जल्दी से स्विच करना है, सेक्शंस पे बुक खोलना है, सेक्शंस निकालना है। अब देखिए सेक्शन 73, सेक्शन 73 किस पे डिस्कस करता है, तो कॉम्पनसेशन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था इसके ऊपर, ठीक है। तो वो हो गया आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच वाला हो गया, तो फिर ये तो बात फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। सेक्शन 70 डील करता है ऑब्लिगेशंस पे, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस की बातें नहीं हो रही हैं, फिर ये भी ऑप्शन आप कैंसिल कर देना। सेक्शन 2D तो भाई इंटरप्रिटेशन क्लॉज से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये सब तो आपका कंसिडरेशन एंड ऑल होता है, तो इसमें तो आग बंद कर गलत करना भाई इसको। उसके बाद सेक्शन 56 आप पढ़ो, जब 3 ऑप्शन गलत है भाई एक ऑप्शन तो सही होगा ना, कहीं और से तो ऑप्शन लाएंगे नहीं। तो सेक्शन 56 क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो जब कोई भी एक्ट इम्पॉसिबल होता है, हम कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट तो होना ही है ना। बुक में भी आपको ये टर्म नहीं मिले, लेकिन ये टर्म आप याद रखना, जब इम्पॉसिबिलिटी टर्म यूज होता है तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो ये सेक्शन 56 में डील करता है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, 14 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, जितने क्वेश्चंस आए थे आपका ऑल इंडिया बार काउंसिल्स में। 11th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर वॉइड। देखिए ये भी क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। आपको मैं ये सारे, ये इसके बारे में बताया था आपको। ये आपका जनरल इससे होता है, ये आपका आ जाता है जनरल ऑफर में क्वेश्चन आता है, ये आपका जनरल ऑफर में क्वेश्चन से रिलेट करता है। उसी तरह ये सारे केसेस है, सारे केसेस का मैं एक समरी बना के, छोटा सा समरी बना के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लीगल बीज एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो फॉलो करिए, तो उस पर आपको सारे PDF अवेलेबल कर दिए जाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है विच ऑफ द फॉल क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ, तब ए इंटेंड ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represents that 500 mounts of इंडिगो आर मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री। ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे कितने सारे बन रहे हैं ए के फैक्ट्री में, एंड देन देयर बाई इंड्यूसेस बी टू बाई द फैक्ट्री। तो फिर इसमें क्या करा है, ऑप्शंस पहले देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टार्टिंग से, जैसे माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये टर्म वाइड एब इनिशियो। ठीक है, ये आपका हो गया। तो बेसिकली इसके बारे में डिस्कस नहीं करा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसमें देखिए मैंने हाईलाइट किया ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे वो बी को फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आया था जो इनडायरेक्ट था, एसएसएन रीजन से आया था, कुछ केस लॉ आ गया था। बट ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये क्वेश्चन सब आपके न्यू हैं, और यही क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट AIBs में से 19, 18, 17 में ये सब क्वेश्चंस ही आए थे आपके। ये कह रहा है, देखिए आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस अ प्रपोजल, प्रपोजल के बारे में। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड at any time before the communication and its acceptance completed as against the proposer but not afterward। ये जो आपका कह रहा है सिंपल रिवोकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको देखना है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कहाँ आता है आपका। तो रिवोकेशन में अगर आप आओगे तो सेक्शन 4 नहीं हो, सेक्शन 5 आपका रिवोकेशन में आता है। ठीक है, सेक्शन 6 में आपका आ जाता है रिवोके हाउ रिवोकेशन मेड, ये सब आ जाता है। फिर इसी तरह आप और सब सेक्शंस में देखना चाहोगे तो फिर उसी तरह समहाउ आपका सेक्शन 3 में आ जाता है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस पे आता है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो रिवोकेशन आपका सेक्शन 5 में ही आता है। तो इसी तरह से आपको सर्च करते जाना है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ कि कैसे AIB को अटेम्प्ट करना है। 14 इज A finds a purse with the money not knowing to whom it belongs. He afterward discovers that it belongs to B and appropriates to his own use। ठीक है, A is guilty of, किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा, एक पर्स में। देखिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं AIB एग्जामिनेशंस में, मेरे 2 सेशन में 2 लेक्चर जो मैंने स्टार्टिंग के लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 जो आपको मैंने अपलोड करके दिया था, वो
ये दोनों में आपका ये पूरा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये 14 क्वेश्चन जो एआईबी में आए थे सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपका कि अगर कोई आदमी जा रहा है, उसको किसी का पर्स वॉलेट गिरा हुआ मिला, तो फिर उस पर क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या चीज़ किए जा सकते हैं। सेम वही क्वेश्चंस यहाँ भी आपका एज ए स्टेटमेंट वाले में आ गया है। तो इसमें क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि ही जस्ट फाउंड दैट वॉलेट। फिर ये आंसर गलत हो जाएगा। चीटिंग यहाँ पे उसने कुछ किया नहीं है, तो चीटिंग को हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। थेफ्ट भी उसने किया नहीं है, तो फिर एक ऑप्शन हमारा बचता है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन टर्म है, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसको पता था उसका नहीं है, फिर भी उसने क्या किया, उन चीज़ों को पता होने के बाद भी कि वो उसका नहीं है, और जिसका है ये भी आइडेंटिफाई करने के बाद भी उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको रखा। तो फिर यहाँ पे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन यूज करेंगे हम लोग। इसी तरह हमारा आज का सेशन में ये 14 क्वेश्चंस था हमारा, ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा मैं आपको यही बोलूँगा, होपफुली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। जाइए सेंटर देखिए कहाँ पे एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन में जब भी आप जाइएगा तो ऑब्वियसली 1 घंटा का मार्जिन लेके जाइएगा। वहाँ पे पहले पहुँच के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। आप अगर कुछ लेके जा रहे हो अपने बिलोंगिंग्स है तो उसको वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं सेफ्टी के साथ। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के थोड़ा पहले सेंटर पे पहुँचिएगा। पैनिक नहीं होना है सेंटर पे जाके। आप वैसे भी 21-22 बुक तो लेके जाना ही है आपको, चाहो तो कुछ कम भी कर लो। जैसे आप कुछ बुक है प्रॉपर्टी एक्ट को लेके या फिर टैक्सेशन को लेके, अगर नहीं ले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा वेटेज ऑफ क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा भी आपको जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 45 स्कोर करना है, अगर कैटेगरीज में आते हो तो आपको 40 मार्क्स स्कोर करना है। बट आपका टारगेट हमेशा 70 प्लस का होना चाहिए। ये सेफ अटेम्प्ट होता है, बिकॉज समटाइम क्या होता है, जैसे लास्ट 2-3 साल से आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाते हैं एआईबी के एंड से। वो क्वेश्चंस को क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को वहाँ से हटा दिए जाते हैं। जब क्वेश्चंस रिड्यूस होंगे तो आपका कट ऑफ ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। बट अगर वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन मिस गलत वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, अगर वही क्वेश्चन हटा दिए गए और वही क्वेश्चन आपके सही है, तो नुकसान तो आपका ही होगा। तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा सेफली स्कोर करो, कोशिश करो 70 प्लस आपका सही स्कोर हो, और पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। ये सेशन आपका, ये 14 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एआईबी के क्वेश्चन से ही है, ये कोई मॉक क्वेश्चन नहीं है। ये आपका प्रीवियस ईयर एआईबी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में आपका लाऊंगा, उसमें आपका सिर्फ मॉक क्वेश्चंस होंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैं 50 क्वेश्चंस में कवर अप करूंगा, जिसमें के अलावा आपको उससे बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। चलिए, गुड नाइट।